नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का दंगल तैयार है। तमाम दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कोई दल बदल रहा है तो कोई गठबंधन के तहत चुनावी रणनीति बना रहा है, यानी कि हर तरफ सिर्फ चुनाव की बात चल रही है। तो प्रदेश में क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। और चुनाव की बात में आज सबसे पहले बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और एक नया अभियान भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए सरकार से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। और इस अभियान का नाम रखा गया है हरियाणा मांगे हिसाब। इस अभियान के जरिए कांग्रेस नेताओं ने यह दावा किया है कि सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस के नेता अपने अपने क्षेत्रों में, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे और ये सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। 15 मुख्य सवालों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से तैयार की गई है, जिन पर सरकार से जवाब मांगा गया है। वो सवाल आपको बताते हैं। तो ये सवाल है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? ये पहला सवाल। बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों कहा है? ये दूसरा सवाल है। और घर घर तक नशे का काला साम्राज्य कैसे पहुंचा? ये तीसरा सवाल। देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? ये चौथा सवाल है। पांचवा सवाल है, भ्रष्टाचार के जनक और जनता की जी का जंजाल क्यों बन रहे हैं सरकारी पोर्टल? बीजेपी के 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले क्यों हुए हैं? ये भी सवाल है। बीजेपी का शासनकाल क्यों बना किसानों का काल? ये सातवां सवाल है। 15 महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं। बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों का क्यों अपमान किया है? अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की पक्की नौकरियां? हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई गई? यह भी बड़ा सवाल। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को शून्य पर क्यों लेकर के आई बीजेपी? यह भी बड़ा सवाल है। 2014 और 2019 के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के भी सवाल पूछा गया कि क्यों घोषणाएं पूरी नहीं की गई? बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा? यह भी सवाल पूछा गया है। बीजेपी ने प्रदेश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद क्यों किया है? यह भी सवाल पूछा गया है। और बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को क्यों चौपट कर दिया? ये आखिरी सवाल, 15वां सवाल कांग्रेस की तरफ से सरकार से पूछा गया। और इस अभियान के शुरुआत करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन में लोग जो संकेत आए जो नतीजे से, वो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। हमारा नया कार्यक्रम अनाउंस हुआ है, ये मैं समझता हूँ बहुत कामयाब होगा और हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदों हैं उन पर खरा उतरेगा और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। तारीख से सभी जिलों के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने इलाके में, अपने जिलों में, अपने विधानसभा में इस अभियान को लेकर के जाएंगे। 2 तारीख से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत सभी करेंगे। रथ यात्रा के जरिए सारे स्टेट में हर विधानसभा को कवर करने का करेंगे। कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? प्रदेश में 37.4% बेरोजगारी दर है। ये CMIE के आंकड़े हैं, हमारे नहीं। कांग्रेस कार्यकाल के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी बढ़ी, ये केंद्र सरकार ने भी माना। बेरोजगारी के चलते हरियाणा से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI की रिपोर्ट में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। बीजेपी ने हर वर्ग को अनसुना किया। तारीख से सभी जिलों। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस ने अपने आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी जानकारी दी है और बताया कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से एक रथ यात्रा भी निकाली जाएगी और अलग अलग जिलों में बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। वो भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। 14 जुलाई को सोनीपत में AICC और PCC डेलीगेट्स की बैठक होगी। यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 15 जुलाई से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
नेता अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे। 26 जुलाई को सिरसा में, 27 और 27 को रेवाड़ी में धन्यवाद कार्यक्रम होगा। 28 जुलाई को हिसार में दक्ष प्रजापति जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। 3 अगस्त को सोनीपत में बीसी सम्मेलन होगा। ये भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम जो कांग्रेस के रहने वाले आगामी दिनों में। 4 अगस्त को गुरुग्राम में श्रमिक एवं सेवानिवृत्त कार्यक्रम रहने वाला है। 9 अगस्त को एक्स सर्विसमैन जो हैं उनका एक सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया है। 10 अगस्त को कुरुक्षेत्र में एससी सम्मेलन होगा। एससी समाज को इसमें साधने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तो 11 अगस्त को पानीपत में व्यापारी सम्मेलन होगा। यहाँ पर व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। 16 अगस्त को पंचकुला में महिला सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। 17 अगस्त को फरीदाबाद में प्रवासी सम्मेलन होगा। तो ये तमाम बड़े कार्यक्रम जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से निर्धारित कर दिए गए हैं। 18 अगस्त को करनाल में पंजाबी सम्मान सम्मेलन होगा, जिसमें पंजाबी समाज के लोगों को बुलाया जाएगा। 20 अगस्त से प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये कार्यक्रम आगामी दिनों में कांग्रेस के रहने वाले हैं, जिनके जरिए कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, अपने जो भी घोषणाएं हैं, जो भी वादे हैं, वो जनता के बीच रखेगी और साथ ही साथ सरकार से जो सवाल पूछे गए हैं 15 सवाल, उनको भी जनता के सामने रखा जाएगा। यानी कि सरकार की विफलताओं को एक तरह से कांग्रेस जो है वो जनता के सामने रखती हुई नजर आएगी। कांग्रेस ने जहां हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू करने की बात कही है, तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने उनके इस अभियान पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम हुड्डा पर तंज कसा है। बिल्कुल हम हिसाब दे रहे हैं हुड्डा साहब को। कांग्रेस के नेता, बापू बेटी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। 10 वर्षों में हमने क्या काम किया है उस सब तो मैं बताना भी चाहूंगा। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ध्यान होगा, आपके ही प्रदेश में दोनों जगह सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, यहां वो स्वयं मुख्यमंत्री था। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था, मेरे ख्याल से 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते थे। ये इनकी सरकार में हालात थी, इसको कोई नहीं भूला। और मोदी ने आकर के, हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आकर के दिल्ली से रोड के ऊपर चढ़ जाओ, 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाता। और चुनाव की बात में अब बात करते हैं हरियाणा में हुए एक नए गठबंधन की, क्योंकि इनेलो बसपा गठबंधन की जो अटकलें पिछले काफी दिनों से थी, आज इस गठबंधन का आधिकारिक ऐलान भी हो गया। और सिर्फ गठबंधन का ही नहीं बल्कि सीट शेयरिंग पर भी फैसला हुआ है और इस दौरान दोनों दलों की तरफ से साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया। क्या बड़े ऐलान किए गए हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जहां बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में वापसी की जुगत में जुटी हुई है। वहीं इनेलो अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयासों में जुटी है और इसीलिए इनेलो की तरफ से तीसरे मोर्चे का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसमें अभी तक सिर्फ बसपा की एंट्री हुई है और गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का भी ऐलान किया गया है। बसपा को इनेलो की तरफ से 37 सीटें दी गई हैं। इनेलो खुद 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, क्योंकि तीसरे मोर्चे का प्रयास इनेलो की तरफ से किया जा रहा है, तो अगर किसी अन्य दल की एंट्री इस गठबंधन में होगी तो उन्हें भी इनेलो की तरफ से अपने हिस्से की सीटों में से ही सीटें दी जाएंगी। इस बात की घोषणा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनेलो नेता अभय चौटाला ने की है। इनेलो बसपा में सीट शेयरिंग। इनेलो 53 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। 37 सीटों पर बसपा लड़ेगी चुनाव। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हमारे राजनीतिक समझौता हुआ है। हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अब इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज
आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटी उसको सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया उसको सत्ता से दूर रखा जाए। यानी प्रदेश की जो कभी सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी उसकी हालत का अंदाजा उनके फैसलों से ही लगाया जा सकता है। जिस दल के नेता सरकार बनाने की बात कर रहे हैं उनकी जमीनी स्थिति कैसी है इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। बहरहाल इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बड़ा ऐलान किया गया। इनेलो नेता अभय चौटाला को गठबंधन का सीएम फेस बनाया गया है। में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर इनेलो मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे और सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बसपा इनेलो गठबंधन ने साझा चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इनेलो बसपा की बड़ी चुनावी घोषणाएं, सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन करेंगे 7500, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देंगे, 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, SC/ST वर्ग की नौकरियां भरी जाएंगी, SC/ST वर्ग को 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे, कल कैटेगरी के बच्चों से बॉन्ड भरवाने वाले रूल्स भी खत्म किए जाएंगे, सत्ता में आए तो अग्निवीर को खत्म करेंगे, किसानों को MSP की गारंटी देंगे, प्रॉपर्टी ID, PPP समेत सभी पोर्टल खत्म करेंगे, उद्योगपतियों का देश पर कब्जा खत्म करेंगे। इन घोषणाओं में कई घोषणाएं तो ऐसी हैं जिनसे ऐसा लग रहा है जैसे ये घोषणा पत्र हरियाणा के लिए नहीं बल्कि देश की सरकार बनाने के लिए है। बहरहाल दोनों दलों का गठबंधन हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि बसपा और इनेलो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के विरोधी दलों को भी इस गठबंधन में शामिल करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1-1, 2-2% वोट शेयर वाली पार्टियों के हाथ मिलाने से विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से बसपा के हाथी ने इनेलो का चश्मा पहन लिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इनेलो बसपा का यह गठबंधन तीसरी बार हुआ है। दोनों दलों का गठबंधन कितना प्रभावी रहने की संभावना है इनके इतिहास से ये समझ लेते हैं, क्योंकि 1996 में पहली बार दोनों दल एक साथ आए थे। इनेलो ने 7 तो बसपा ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था इस दौरान, और इसमें बसपा को सिर्फ 1 सीट पर सफलता हासिल हुई थी, अंबाला की सीट पर जीत मिली थी। साल 2018 में दोनों दलों में दूसरी बार गठबंधन हुआ, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा चला नहीं क्योंकि इनेलो में 2 फाड़ हो गई थी, तो यहां बसपा ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया था। दूसरी बार चुनाव से पहले ही दोनों दल अलग हो गए थे। साल 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी बार अब गठबंधन हुआ है और समझौते के तहत इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में दोनों दलों को समझ लेते हैं। 1.74% वोट इनेलो को मिले हैं और बसपा को 1.28% वोट मिले हैं, यानी कि दोनों को 2% से कम मतदान कुल मिलाकर के मिला। और कुल मिलाकर के दोनों दलों का अगर वोट शेयर की बात करें तो 3.02% बनता है, यानी कि 3% मोटा सा मान करके चलिए कि इनेलो और बसपा का मिलाकर के वोट फीसद बनता है, जो कि इस बार के हरियाणा में लोकसभा चुनाव में दोनों दलों का वोट शेयर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनेलो और बसपा के गठबंधन के बारे में, क्योंकि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है वो कितना असरदार साबित होगा ये हालांकि विधानसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा। दोनों दलों में ये महत्वपूर्ण गठबंधन हुआ है और विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। दोनों दलों में सीट शेयरिंग का जो समझौता होना था वो भी हो चुका है।
इनेलो बसपा गठबंधन हुआ तो कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस गठबंधन को वोट कटवा कहकर के तंज कसा है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी चुटकी ली है। पार्लियामेंट के चुनाव में भी बात कही थी, विधानसभा में भी ये बात है, और जो मैंने कहा वो सिद्ध हुआ कि सवाल हरियाणा का जहां तक है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटो को वोट नहीं देंगे लोग, कोई कितने गठबंधन कर ले। इसमें थोड़ा मैं आपको और कर दूं स्पष्ट, 0 पर 0 0 ही होता है। वोट काटो हो गए जो बीएसपी को और इनेलो का था 1.74, टोटल हो गया 3.02। जमानत बचाने के लिए भी 1/6 चाहिए, 17%। इसलिए बीएसपी प्लस इनेलो = सुपड़ा साफ। नहीं, मैं बता रहा बीच में कोई नहीं है। वोट काटूंगी कोई जगह नहीं है हरियाणा में, और लोग सब कहते हैं कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की वोट आएगी पार्लियामेंट के चुनाव में भी। और चुनाव की बाद में अब बात करते हैं सत्ता पक्ष की। बीजेपी लगातार चुनावी बोर्ड में नजर आ रही है। जहां बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरे दलों से आने वाले नेताओं का भी पार्टी में जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। दल बदल के इस मौसम में सोनीपत मेयर निखिल मदान अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम नायब सैनी ने मदान और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया है। इस मौके पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी मौजूद रहे। जब से संबंध संपर्क हमारा निखिल मदान जी से आया, तो लगातार चर्चा होती थी कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ विशेष है जो धीरे धीरे उधर खींच रही है मुझे। मैंने कहा धीरे धीरे क्यों खींच रहे हो, एक साथ खींच के आ जाओ ना। तो इन्होंने मन बनाया। इधर इनके मन में ये चल रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं। ये पता नहीं था कि इनकी ज्वाइनिंग इतनी शुभ होगी कि जिस दिन ये ज्वाइन करेंगे उससे 2 दिन पहले वहां अपने राय के विधायक व प्रदेश के अध्यक्ष बन जाएंगे। जो अगला अपना 3 महीने के बाद एक पड़ाव जो आने वाला है कि इस प्रदेश में तीसरी बार फिर से श्री नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बने, इसके लिए हम सब लोग अपना अपना योगदान करेंगे। कि हमारे मेयर कांग्रेस के नेता रहे, आज पूरे साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी आगमन पर मैं निखिल मदान जी और उनके पूरे साथियों का, इनके साथ कई पार्षद आए हैं, इनके साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, इनके साथ ही क्षेत्र से सरपंचगण है, इनके साथ सोनीपत के बहुत ही मजबूत लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में एक कमजोर स्थिति के अंदर जा रही है। आज कांग्रेस बड़ी कमजोर हो रही है और आने वाले समय के अंदर जब उनके पास बताने के लिए भी कुछ नहीं है और वो झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने अपनी बात को कहते हैं, परंतु आगे इनका ये झूठ चलने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी के विचार के साथ जुड़ करके हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का काम हम सब करेंगे। सोनीपत से वर्तमान में मेयर और समाज सेवा का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पॉलिसी की वजह से गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रभावित होकर जो आज हमारी विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए हैं, मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
चुनाव की बाद में बात हो रही है सत्ता पक्ष बीजेपी की, तो बीजेपी एक दिन में कई जगहों पर कार्यक्रम कर रही है। जहां दिल्ली में सीएम सैनी ने बड़ी संख्या में निखिल मदान और उनके कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करवाया, तो वहीं बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया ने झज्जर में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक की। कार्यकर्ताओं को यहां जीत का मंत्र दिया गया। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने यह कहा कि हम मजबूती के साथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। हम लोग पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके का हरियाणा का जनमानस है, पार्टी के कार्यकर्ता, उनका परिश्रम और नेताओं का काम और पिछले 10 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा और केंद्र का काम, ये सब चीजें एक कारक है जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए रास्ता देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बूते पर तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी तो पिछले 10 वर्ष से कहते आएंगे, वो कहते ही रहेंगे, लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले तमाम सियासी योद्धा अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। कोई दल बदल रहा है तो कोई अपनी ही पार्टी में शक्ति प्रदर्शन करके टिकट लेने की कोशिशों में जुटा है, तो कोई दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे में एक नेता ऐसे हैं जो अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। गुरुग्राम सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा चुनाव से पहले काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं सांसद धर्मवीर सिंह। इन दोनों नेताओं की जोड़ी कुछ अलग ही संकेत दे रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राव इंद्रजीत सिंह प्रदेश की सियासत का जाना माना चेहरा। सीएम ना बनने की टीस आज भी बरकरार है। इतना ही नहीं, अब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ना बनाए जाने का दर्द भी जुबान पर आ चुका है। सर, आपको कैबिनेट मंत्री भी नहीं बनाया, इस तरह का भी लोगों में रोष है, राज्य मंत्री का ही दर्जा दिया गया। जी हाँ, वो रोष तो है ही। बल्कि सबसे पुराना अगर कोई राज्य मंत्री देखा जाए तो बार बार राज्य मंत्री बनने वाला अगर कोई इतिहास के अंदर है तो मैं ही हूँ शायद। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में गुटबाजी की बात भी स्वीकार कर चुके हैं। के अंदर गुटबाजी देखने को आती है। आप जहाँ पे गुड़गांव में लड़े वहाँ पे भी गुटबाजी, बीजेपी के नेताओं ने ही आपका साथ नहीं दिया, तो आपको लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी बीजेपी में? हर पार्टी में थोड़ी बहुत होती है। कांग्रेस में भी गुटबाजी है, मैं वहाँ भी रह चुका हूँ। 34 साल मैंने कांग्रेस के अंदर गुजारे हैं, तो वहाँ का भी गुटबाजी का मैं शिकार रहा था और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हो रही है। नई पार्टी है, जैसे कि हरियाणा के अंदर और टाइम गुजरेगा शायद और उभर करके आएगी। राव इंद्रजीत के इस बयान को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, हरियाणा भाजपा में गुटबाजी का चरम, कोई किसी से गुस्सा, कोई किसी पर गर्म। इतना ही नहीं, हांसी में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सांसद धर्मवीर सिंह ने शिरकत की, जहां दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने सांसद धर्मवीर की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी की हवा में तो ऐरे गहरे नत्थू खैरे भी एमएलए एमपी बन जाते हैं, लेकिन धर्मवीर जैसे नेता विपरीत परिस्थितियों में भी जीत जाते हैं। साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी और धर्मवीर की जिम्मेदारी बनती है कि हम पार्टी से अच्छे लोगों को टिकट दिलवाएं। मैं आया हूं तो एक चीज और मैंने महसूस करी है कि नेता तो अनेक बन जाते हैं, अच्छे पार्टी का जब हवा होती है तो पार्टी की हवा के ऊपर ऐरा गहरा नत्थू खैरा सब एमएलए बन जाते हैं, एमपी भी बन जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति निकल करके आता है जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी लोगों का रुझान अपने साथ लेकर के आता है। और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका जिक्र पहले हो चुका है कि चौधरी धर्मवीर अपने हल्के तोशाम से निकले, बाडरा गए, सोना गए और 3 बार मेहंदगढ़ से लोकसभा के सदस्य बने। और ये उम्मीद है कि सन 47 के अंदर हम एक विकसित देश बनेंगे, लेकिन जो उम्मीद सन 14 के अंदर हरियाणा के लोगों ने ली थी, जो उम्मीद 19 के चुनाव के अंदर थोड़ी कम हो गई, जब 90 से हमारे को सिर्फ 40 एमएलए बन पाए, ये उम्मीद हमने बरकरार अगर रखनी है तो चौधरी धर्मवीर दुरुस्त कह रहे थे कि हमारे को अच्छे आदमियों को टिकट दिलवानी पड़ेगी।
हमारी जिम्मेवारी मेरी है, एमपी धर्मवीर की है कि हम अच्छे लोगों को टिकट दिलवाएं, अपनी पार्टी से अनुरोध करें। मैं तो उस उच्च कमेटी के अंदर भी बैठता हूं जहां टिकटों के फैसले होते हैं। हमारी यह जिम्मेवारी है कि अच्छे आदमियों को टिकट दिलवाएं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अच्छे आदमी को अपना मत दें। राव इंद्रजीत सिंह पहले कांग्रेस में रहे, तब भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम हुड्डा से खटपट के चलते उन्होंने पार्टी बदल दी। बीजेपी में आए तो गुरुग्राम से लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बने और तीनों बार ही केंद्र में राज्य मंत्री बनाए गए। लेकिन सीएम न बन पाने की टीस अब भी बरकरार है और अब इस जख्म पर बीजेपी सरकार की तरफ से नमक छिड़कने का काम किया गया है, क्योंकि हाल ही में अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए थे। सीएम फेस को लेकर नायब सैनी के नाम का ऐलान भी कर गए। इतना ही नहीं, मोदी कैबिनेट में भी राव इंद्रजीत सिंह को मनोहर लाल से भी जूनियर बना दिया गया। पिछली बार साल 2019 में राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन नहीं दिलवा पाए। तो ऐसे में राव इंद्रजीत का दर्द बार बार छलक उठता है। सीएम बनने का सपना अधूरा। इस बार भी नायब सैनी बनाए गए सीएम फेस। मोदी सरकार में लगातार तीसरी बार बने राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री नहीं बनने पर छल का दर्द। मोदी मंत्रिपरिषद में मनोहर लाल खट्टर से भी जूनियर। 2019 चुनाव में बेटी को टिकट नहीं दिलवा पाने का भी मलाल। तो ऐसे में अभी राव इंद्रजीत की ये सक्रियता कई सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल तो यही है कि क्या राव इंद्रजीत और सांसद धर्मवीर सिंह मिलकर कोई सियासी खिचड़ी पका रहे हैं? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर राव इंद्रजीत सिंह टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई और तिगड़म भिड़ाने की तैयारी में राव साहब नजर आ रहे हैं? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। भले ही हरियाणा में अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। चुनाव की बात में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।